जय हिंद। आज हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा 7 क्लास के प्ले लिस्ट में आप जाके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हम डालते ही रहते हैं। और जिस विषय का वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला है जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ना है आज में? जंतुओं में पोषण। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसके माध्यम से बहुत से हमारे शरीर में खनिज तत्व, विटामिन, ये सब का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिससे हमारा सेहत हेल्दी होता है। तो ये जो भी ये प्राप्त होता है ये सब पोषण के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे से हमको सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलता है, औषधि मिलता है। ये सब सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण क्या है, पोषण की ज़रूरत होती है। जंतुओं में पोषण उसकी पोषक तत्वों की ज़रूरत भोजन ग्रहण के तरीके, अंतर्ग्रहण या शरीर में उनका उपयोग शामिल है। तो ये सब क्या होता है, हमको पोषक जो मिलता है, तो जो मिलता है किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा पाचन। पाचन किसको बोला जाता है? भोजन तो कर लिए, जिससे हम खनिज, मिनरल सब, विटामिन सब मिलता है, भोजन तो कर लिया। पाचन क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। जैसे हम भोजन खाते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसे ग्रहण किए गए भोजन से शरीर की कई प्रकार की पदार्थों का अवशोषण करता है, जिसे कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जो उपयोगी होता है वो अवशोषित कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में, जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसे संपूर्ण क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पाचन किसको बोला जाता है। देखिए, जीवों में पोषण के तरीके के हिसाब से आधार पर 2 भागों में उसका बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला क्या है? पहला है स्वपोषी। स्वपोषी उसको बोलता है, इसको पहले हम बता चुके हैं फर्स्ट वाले क्लास में, पहला वीडियो में। स्वपोषी को ऑटोट्रोपिक में बोला जाता है। जैसे वृक्ष होता है, हरे वृक्ष होता है, वो क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो उससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, जल जो पृथ्वी के अंदर से ले लेता है जल से, और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेता है वो। इसको स्वपोषी कहा जाता है। इसको कहीं जाना नहीं पड़ता है, जहाँ भी होता है एक जगह स्थिर रहकर ही भोजन बनाता है। एक होता है विषमपोषी आदि। 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, विभिन्न जीवों, विषमपोषी उसको बोला जाता है जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना, दूसरे पर आश्रित हो। जैसे हम सब वृक्ष से, जो पेड़ पौधे से जो भोजन प्राप्त मिलता है उसको हम खाते हैं, तो क्या हो गया, ये विषमपोषी हो गया। विभिन्न जीवों के शरीर बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। जैसे मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूल से रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड बोला जाता है, यह फूलचूस जो यहाँ पे दिख रहा है इसी को बोलता है हमिंग बर्ड या फूलचूस पक्षी, की लंबी पतली चोंच भी फूल के रस को चूसने में उसकी मदद करता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा गोरैया अपनी चोंच से आसानी से अन्न, कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती हैं। शेर मजबूत जबड़े और पैरों दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद मिलता है। तो हम देख सकते हैं सबका जो भोजन करने का तरीका होता है सबका किस तरह से होता है। अगर सांप की बात, अजगर सांप मुंह से बड़े शिकार को क्या करता है, आसानी से निगल लेते हैं, हम सब चबा खाते हैं। छीनना, चबाना, कुतरना, बेधना या फाड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की क्या है, ये भोजन ग्रहण की ये सभी क्या है, विधियाँ हैं। तो भोजन कैसे कैसे होता है इसके बारे में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें बोल रहा है जंतुओं का नाम और भोजन जो करता है उसको भोजन लिखना है यहाँ पे, और भोजन करने की तरीका है उसको यहाँ भरना है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मानव पाचन। इसको हमको पढ़ना है कि मानव पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, मनुष्य में भोजन का मुख द्वार ग्रहण करने के बाद एक सतत लंबी नलिकाएं से गुजरती है, जो मुख गुहा से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक पहुंच जाती हैं। इसे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है इसको। यह लंबी एवं विभिन्न भाग होता है। क्या होता है इसका, लंबी और विभिन्न भाग होता है। इसको हम देखना है, इसी के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये लंबी श्रृंखला जो होता है, ये नली जो होता है, फूड पाइप का जो नली जो होता है पाचन का, उसको हम देखना है। पहले क्या होता है, अंतःग्रहण, मतलब मुख में, माउथ कैविटी इसको बोलता है। मुख गुहिका होता है जो पाचन का होता है, क्या होता है, ये लंबी होता है, पाचन में जो भाग लेता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रसनी या ग्रास नली होता है, इसको फूड पाइप कहा जाता है। उसके बाद होता है अमाशय, स्टोमच, इसको पेट कहा जाता है। इसके बाद होता है छोटी आंत, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत होता है। इसके बाद है बड़ी आंत, इसको बोलता है लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। उसके बाद होता है मलाशय, इसको बोलता है रेक्टम। और सबसे लास्ट में क्या होता है, एनस, जिसको बोला जाता है गुदा या मलद्वार। इसको हम सबको भी फोटो में इधर देखेंगे नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, इसको बोलता है मुख्य गुहा, ग्रासिका इसको बोला जाता है। अमाशय यहाँ पे होता है, यहीं से उसका स्राव होता है, पित्त का स्राव यकृत से होता है, यहाँ से भी एंजाइम निकलता है। ये होता है छोटी आंत और ये होता है बड़ी आंत। इसको होता है मलाशय, इसमें ही मल रहता है, और मल द्वार यहाँ पे होता है, इसको एनस बोला जाता है या गुदा। यहाँ पे देखिए, आहार नल के इन भागों के साथ अनेक छोटी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं। ग्रंथियाँ अंग्रेजी में ग्लैंड्स बुलाया जाता है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, उसके बाद है अग्नाशय आदि, जो पाचन रसों को स्रावित करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत बोला जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि का स्राव करती है। ये पाचन रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करता है। क्या करता है, एंजाइम जो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स को सरल बदलने में मदद करता है, तभी भोजन का पाचन होता है। आहार नाल और उससे संबंध ग्रंथियों को मिलकर पाचन ग्रंथि का निर्माण, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियों को मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, अब देखेंगे मानव में पाचन के विभिन्न चरण को देखेंगे, मतलब कैसे उसका होता है। तो पहले होता है अंतःग्रहण। खाना अगर हम खाते हैं उसको पहले क्या करता है, अंतःग्रहण आहार को प्राप्त करने और ग्रहण करना मनुष्य के मुख द्वारा होता है। क्या होता है, मुख अंदर करना भोजन को अंतःग्रहण कहता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। ठीक, पाचन के बारे में बताया, जो भोजन को, जटिल भोजन को जो होता है उसको सरल में तोड़ना ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स को सरल में तोड़ना क्या होता है, उसको पाचन कहते हैं। भोजन में जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण पाचन की क्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक एंजाइम, मतलब स्राव होता है, एंजाइम जो उसको भोजन को जटिल को, कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको सरल में तोड़ता है। उसके बाद होता है अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ये कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। पचित भोजन का रसांगोलव द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया है। अवशोषण क्या होता है, जो भी मिनरल्स, मतलब पोषक तत्व होता है, उसको छोटी आंत में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसको क्या जाता है, जहाँ पे ज़रूरत होता है पोषक तत्व का, वहाँ पे उसको रिलीज किया जाता है। स्वांगीकरण, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग, उसको क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है निष्क्रमण, पचित भोजन को आहार नाल से निष्कासित करना, उसी को क्या कहा जाता है, निष्क्रमण। आई होप अब आपको समझ में आ गया पाचन, मानव में पोषक के विभिन्न चरण, इसको हम देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको क्या पढ़ना है, अब ये पढ़ना है हमको, मुख एवं मुख की गुहिका, माउथ एंड क्या पढ़ना है, बुस्कल्स कैविटी। क्या पढ़ते हैं, माउथ एंड बुस्कल्स कैविटी पढ़ना है। मुख एवं मुख गुहिका पढ़ना है। देखिए, हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं। क्या होता है, मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होता है। साथ ही लार ग्रंथि होते हैं, जिससे लार का स्रावित होता है।
लार स्रावित इसलिए होता है, जो भी हानिकारक एंजाइम मतलब हानिकारक पदार्थ के भोजन के साथ चला जाता है वो क्या करता है, लार उसको मार देता है। दांत भोजन को चबाने और छोटे टुकड़े करने में हमारी मदद करता है। दांत जबड़े में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचे में धंसे होते हैं। क्या होते हैं? धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विभिन्नता होती है, जिसके अनुसार उसके नाम भी अलग अलग होता है। उसको हम पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दांतों की प्रकार बोला है, मतलब काटने वाला और कुतरने वाला। तो इसमें निचला जबड़ा में कितना होता है, ये काटने वाला या कुतरने वाला ये होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। और इसमें कितना होता है, ऊपर वाला में भी 4 होता है, ठीक। और कुल कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक। उसी तरह नीचे और चीरने और फाड़ने वाले को क्या होता है, चीरने और फाड़ने दो होता है, 2 ऊपर होता है 2 नीचे होता है। ये चौड़ा होता है दांत, ये 4 होता है जो किसी काटता है उससे। उसके बाद आता है चबाने वाला कितना होता है? 10 होता है, दोनों ऊपर में भी और नीचे में। तो कितना हो गया टोटल मिलाने के बाद, कितना हो गया? 20 हो गया। और सबको जोड़ने का 12 32 हो गया। तो कितना दांत होता है मनुष्य में? टोटल 32 दांत होता है, ठीक। तो यही इसमें लिखने के लिए बोल रहा था। और क्या, देखिए हमारे जीवन में 2 बार दांत आता है। जो पहली बार आता है वो 8 साल में गिरने लगता है, और दूसरा जो आता है तब वो व्यवस्थित रहता है। तो कितना बार दांत आता है हमारे जीवन में? 2। एक बार तो दूध का दांत आता है, जो 8 साल की उम्र में क्या होता है, वो गिर जाता है, मतलब गिरने लगता है। 8 साल की उम्र में गिरने लगता है। और फिर दोबारा जो आता है वो तब रहता है व्यवस्थित। प्रथम सेट दांत को दूध का दांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ बोला जाता है। पुनः इसके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं, जीवन भर के रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में कुछ दांतें गिरने भी लगते हैं। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4। इसको बोलता है इंसाइनर बोला जाता है। कीर्दन को क्या बोला जाता है? काटने वाला को इंसाइलर। इसको बोला जाता है कैनाइन। इसको रदनक बोला जाता है। किसी को रदनक। इसको इसको बोला जाता है प्रीमोलर। क्या बोला जाता है? इसको प्रीमोलर। इसको बोला जाता है चार्वक। इसको बोलता है मोलर। तो इंसाइलर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको कीर्दन के काटने वाला आता है, ये फाड़ने वाला होता है। और पीसने और चबाने वाला ये भी होता है, पीसने और चबाने वाला। तो इसको कितना होता है? 4 प्रकार का दांत होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और कितना होता है उधर बताया, टोटल 32 होता है। देखिए यहाँ पे, क्या आपको पता है दांतों की ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये दांतों की जो ऊपरी परत होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, एनामेल। और अंदर भाग का इसको बोलता है डेंटाइन। क्या बोलता है? डेंटाइन। ऊपरी भाग को एनामेल। ये बहुत ही दांत कभी क्या होता है, घिसाता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत रहता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, उससे पूछेगा सवाल, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांत का एनामेल है, जो कैल्शियम एनेमिलिन नमक, लवण तथा प्रोटीन का बना होता है। एनामेल किसका बना होता है? जो एनामेल है किसका बना होता है? ये होता है कैल्शियम एनेमेलियन नमक, लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। ये बहुत ही शरीर का सबसे मजबूत होता है ये, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे दांत से सुरक्षा। जब दांत इतना इम्पोर्टेंट है, इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसको दांत को कैसे बचाएं? क्योंकि खाना को चबाने ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको हम कैसे बचाएंगे, इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है दांतों के पीछे फंसे अन्न। तो इसमें देखिए यह पढ़ना, अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठे भी चीज़, कोई भी चीज़ मीठा अगर खाते हैं उससे दांत को बहुत ही हानि पहुँचता है। अच्छी तरह मीठे चीज़ या पेयजल आदि खाने पीने से दांत को बुरा असर पड़ता है। मीठा चीज़ खाने से ज़्यादा पड़ता है। ये चीज़ें दांतों के बीच में फंसे अन्न कणों से चिपक जाता है। क्या होता है? फंसे अन्न कणों से चिपक जाता है और उस पर एक परत बना देती है। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्नक और शर्करा के अम्ल में बदल देता है, जो दांतों की ऊपरी परत एनामेल को क्षति पहुंचाता है तथा दांतों की बीच में छेद बना देता है। इसीलिए जब भोजन करें तो उसको अच्छी तरह, मतलब उसमें कोई भी दांतों के बीच फंसे अन्न को नहीं रहना चाहिए। क्या करता है वो? उसमें जीवाणु हो जाता है
और एनामेल को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए दांतों की सुरक्षा अच्छा तरह से रखना चाहिए। और जब भोजन सब उसमें फंस जाता है तो क्या होता है, जीवाणु सब पनपने लगता है और क्या होता है, जो दांतों के ऊपरी प्रयाना में क्षति पहुंचाता है वह दांतों को बीच छेद को बना देता है। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है, मतलब दुर्गंध आने लगता है, मवाद आने लगता है। मुख से दुर्गंध आने लगता है। धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगता है। ऐसी स्थिति में हम बहुत से चीज़ें को खाने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए दांत को सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो भोजन को खाने में बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि चबाने में दांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए दांत को हमें अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, भोजन की नली या ग्रास नली, इसको बोला जाता है फूड पाइप या ओसोफेजस। मतलब यह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। भोजन की नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहा से आमाशय को जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। ग्रासलिका की मांसपेशियों में संकुचन होते हैं और संकुचन के कारण भोजन नीचे चले जाते हैं, नीचे की ओर सरकता है और आमाशय तक पहुंचता है, मतलब पेट तक पहुंचता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यह महसूस किया होगा कि खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी होती है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात भोजन नाल में भोजन की पेशियों द्वारा आमाशय में बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चला जाता है। संभवतः इस कारण इसे उल्टी भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अभी इसको बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एपिग्लोटिस और ग्रासिक श्वसन नलिका। देखिए ये हो गया एपिग्लोटिस, मतलब ये मुख वाला जो ये होता है जिससे हम खाते हैं, मुख वाला जो ये ग्रंथि होता है, ये पाइप, और ये नाक वाला जो होता है श्वसन वाला, ये दोनों एक में कनेक्टेड होता है। जब हम खाते समय अगर कहीं पे अगर ध्यान नहीं रहता है, कहीं दूसरे जगह सोचने लगता है तो क्या होता है, ये भोजन वाला जो होता है, ये भोजन वाला जो ये पाइप में जो भोजन जाना होता है, ये ऑक्सीजन वाला में एंट्री मार देता है। इसीलिए हमको क्या होता है, कभी कि अचानक ये क्या उल्टी जैसा लगने लगता है या तो हम सड़क जाते हैं। यही इसमें होता है, दोनों का एक ही में जुड़ा रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे ये बता रहा, आइए हम आपको रोचक बात बताते हैं। ग्रास नली में वायु और भोजन का मार्ग एक ही होते हैं। क्या बताएं, एक ही होते हैं। जब कभी कभी गलती से दूसरे जगह ध्यान चला जाता है और भोजन वाला में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला में भोजन चला जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वह श्वसन नली की ओर क्यों नहीं जाता है। वास्तव में श्वसन नली ऊपर एक मांसल संरचना होती है, इसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। यह वाल्व का काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वसन नली से ढक लेती है, तब भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है जो खासकर तब जब आप तेज़ी से खाते हैं और खाते समय बातें करते हैं, तब अचानक वो क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है और भोजन वाला नली में ऑक्सीजन वाला नली में भोजन को दे देता है। इसीलिए अचानक खांसी, छींक, हिचकी आती है और आप घुटन महसूस करने लगते हैं। ऐसा संयोगवश भोजन के कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। तो ये भी बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट देखता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोमच। क्या पढ़ना है, आमाशय। स्टोमच को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये आमाशय क्या होता है, इसको पढ़ना है। देखिए आमाशय आहार नाल का चौड़ा भाग है जो मोटी दीवार वाली थैली व मांसल संरचना जो चपटी और यू आकार का होता है, इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भाग में पाचन रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है। HCl जो होता है, ये भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भोजन के साथ आने वाला हानिकारक बैक्टीरिया को भी ये नष्ट करता है और भोजन को पचाता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है और हाइड्रोक्लोरिक भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा ये पहले हम बता चुके हैं। तथा माध्यम में अम्लता बनाता है, मतलब क्षारीय होता है उसका अम्लता बनाता है
इससे पाचन रसों की क्रिया करने में सहायक मिलती है। पाचन रसों भोजन के प्रोटीन भाग को एमिनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देता है और क्या होता है, भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत इसको बोलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन ये होता है बड़ा लंबाई में, और बड़ी आंत जो होता है वो छोटा होता है। देखिए छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडली युक्त संरचना होता है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होता है। क्या करता है ये, छोटी आंत से स्राव का ही प्राप्त करता है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। देखिए उसके बाद है यकृत, इसको बोलता है लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत, लीवर होता है। यह गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपरी भाग के दाहिने ओर स्थित होती है और पित्त रस स्रावित करता है। पित्त किससे स्रावित होता है, यकृत बहुत ही क्षारीय होता है, स्रावित करती है, जो थैलीन संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको ध्यान में रखें। वसा के पाचन में फैट बोला जाता है। वसा को अंग्रेजी में क्या बोलता है, फैट। फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो यह निभाता है पित्त रस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अग्नाशय से प्राप्त रस। देखिए अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे स्रावित अग्नाशिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की क्रिया कर उसे सरल रूपों में परिवर्तित कर देता है। तो क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा को पाचन में मदद करता है, अग्नाशय से जो रस निकलता है। उसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन ये बड़ा है क्या, छोटी आंत की दीवारें। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन की क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। जो बचा रहता है उसको पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये कार्य होता है छोटी आंत की से स्राव जो होता है, छोटी आंत से स्राव होता है एंजाइम, उसका ये कार्य होता है। अब नेक्स्ट देखिए छोटी आंत का रसांगुल, इसका कार्य क्या होता है। पचे हुए भोजन को अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति या दीवार से होता है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जैसे ये दिख रहा है उंगली के समान, ये दिख रहा है यहाँ पे संरचना, जिसे दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घ रोम पचे भोजन को अवशोषण के लिए तरल क्षेत्र बढ़ा देता है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं की जाल फैला रहता है। अवशोषण भोजन इस रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनके उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को मतलब जब क्या करता है, छोटी आंत में ये भोजन जितना भी पाचन हो जाता है, इसका पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या करता है, ये रसांगुल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, और जहाँ पे मिनरल्स खनिज की जरूरत होता है वहाँ पे ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। स्वांगीकरण कहते हैं। श्वसन की क्रम में कोशिकाएं में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का बिना पचा भाग जिसका अवशोषण नहीं हो पाता, वो क्या होता है, बड़ी आंत में चला आता है। बड़ी आंत में ये क्या आता है, एनस गुदा मल द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है शरीर से। अब पढ़ेंगे बड़ी आंत, इसको बोलता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज बड़ी ग्रंथि इसका नाम है, लेकिन ये लंबाई में क्या आता है, छोटा। छोटी आंत बताए थे ना 6 से 7 मीटर लंबा होता है, लेकिन ये कितना होता है, 1.5 मीटर ही होता है। छोटी आंत छोटी की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और इसके द्वारा पाचित भोजन, जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। मतलब पूछेगा क्वेश्चन होता है जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्धठोस अवस्था में मल द्वार में चला जाता है, जिसे जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देता है। और अब नेक्स्ट
दूसरा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं घास चरने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। इसको देखना, हमारे आसपास अनेक जंतु जो घास खाते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया। हम घास पचा नहीं सकते हैं क्योंकि घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। जितना पेड़ पौधा का ऊपरी भाग होता है वो सेल्यूलोज होता है, जो हम सब पचा नहीं सकते। सेल्यूलोज का पाचन सिर्फ जानवर सभी कर सकता है, मानव सब नहीं कर सकता, उसे पचाने की क्षमता नहीं होता है। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। मानव सहित बहुत से जंतु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। क्या करता है, मानव नहीं कर पाता है। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन अवस्था थोड़ी अलग होती है। इसका आमाशय में विशेष प्रकार के 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे रूमेन कहा जाता है। जैसे ये रूमेन यहाँ पे दिखा है फोटो, रूमेन कहा जाता है। और निचला भाग घास का प्रथम आमाशय रूमेन होता है। इकट्ठा रूमेन में जाके जब खाता है तो कहाँ पे होता है, ये रूमेन में जाके इसका भोजन सब इकट्ठा हो जाता है। जहाँ भोजन आंशिक रूप से पचा होता है, मतलब पूरा नहीं, जो जुगाल या कड़ करते हैं, मतलब वहाँ पे इकट्ठा करके उसके बाद जुगाल करके ये क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। ये पे क्या करता है, जब ये खाता है तो यहाँ पे इकट्ठा करता है, उसके बाद क्या जुगाली करता है, जुगाली करने के बाद ये पचाता है ये। इन जंतुओं में क्या आता है, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को जुगाली या पागुर कहते हैं। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ ही जीवाणु की सहायता से होता है। जो ये जीवाणु रूमेन में होता है। कहाँ पर होता है, रूमेन में होता है। यहाँ पे देखिए ये रूमेन है, ये भाग रूमेन में होता है। आमाशय के बाद ये छोटी आंत और वहाँ से ये बड़ी आंत में चला जाता है। ये छोटी तथा बड़ी आंत के बीच में थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे क्या कहता है, इसे कहता है अंध कनाल। क्या बोला जाता है, इसको अंध कनाल कहते हैं। चित्र में दिख रहा है, इसे यहाँ पे अंध कनाल, ये जब पचन होता है यहाँ चला जाता है, छोटी आंत से ये चला जाता है। अंध कनाल में कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंध कनाल बहुत ही छोटा होता है, जो ये जीवाणु नहीं पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन ये नहीं कर पाता है, और ये जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। देखिए इसमें 2 केस होता है। पहले जब खाता है तो ये रूमेन में जाके इसका सब जमा हो जाता है, उसके बाद ये गाली करता है, गाली करने के जमाने के बाद ये कहाँ चलाता है, अंध कनाल में। यहाँ पे जीवाणु होता है, तब ये पाचन कर पाता है। लेकिन ये क्या होता है, अंध कनाल जो होता है बहुत छोटा आता है मनुष्य में, इसीलिए सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, और ये सब जानवर सब कर लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में अमीबा में पोषण, मतलब अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखिए अमीबा ऐसा जंतु जिसका कोई भी उसका आकार नहीं होता है। इसको भोजन जब इसके साथ में आता है, मतलब इसके संपर्क में आने पर यह क्या करता है, अपना ये आकार बदल लेता है। क्या करता है, आकार बदल देता है। जैसे देखिए भोजन यहाँ पे था, इसको फिर आकार पहले कैसे ऐसा था, फिर भोजन को इसको अंतर्ग्रहण किया, यहाँ पे इसको देखिए पूरा अंदर ले लिया। इसका कोई आकार नहीं होता है। इसमें चलने के लिए एक कृत्रिम पाँव होता है, इसको बोलता है सूडोपोडिया। क्या बोलता है उसको, सूडोपोडिया बोलते। इसमें क्वेश्चन आता है, देखिए बदलता रहता है, इसका आकार बदलता रहता है। इनमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकलते रहते हैं, जिसे पदाव कहते हैं। कृत्रिम पाँव कहा जाता है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। यह अमीबा की गति करने में तथा भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आता है कि अमीबा को गति करने में और पकड़ने में मदद कौन करता है, सूडोपोडिया। इसमें ऐसे संरचना होता है, ऐसे छोटा पैर होता है, जो ये चलता है, आगे बढ़ता है, मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया कहा जाता है इसको। क्या अमीबा जो भोजन करता है सूक्ष्म छोटा को करता है। जैसे देखिए यहाँ पे अमीबा का भोजन क्या, अमीबा का भोजन है सूक्ष्म जीव जैसे छोटा जीवाणु, कवक आदि, ये सब इसका आहार है अमीबा का, ये सब ये खाता है। देखिए ये खाद्यानि, ये यहाँ भी ये बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थों को खाद्यानि से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों में पोषण अनिवार्य है। तभी अगर पोषण नहीं रहेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि पोषण से उसको क्या मिलता है, खनिज लवण मिलता है, विटामिन मिलता है,
कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया। अभ्यास प्रश्न को हम वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं, आप इसको देख के उतार सकते हैं, ये लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।